हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम्स क्रैकर पर। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी भाई, इस क्लास में हम देखिए क्या करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जितने भी शिफ्टों में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस देख लेंगे। इस जो क्लास में आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं 2025 में एनटीपीसी में, ठीक है, 2025 में, तो वो सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। एक 2 से 3 क्लासेस में आपकी जो है पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है डियर लर्नर्स, तो हम हर सब्जेक्ट के ऐसे ही करेंगे। इवन आरआरबी एनटीपीसी तो ये ग्रेजुएट लेवल के हैं, और जो अभी आपका जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का है उसका भी, और सीजीएल के भी। तो जितने भी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस होंगे पीवाईक्यू के, हम सारे कर लेंगे। ठीक है भाई। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए, और अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। पहली क्लास है, इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका आरआरबी एनटीपीसी का। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है उनके लिए ये क्लास काम की है। ठीक है, तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगी क्लासेस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, और देखिए जिसको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाल दूंगा मैं इस पीपीटी की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विच लैंडमार्क केस फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो कौन सा केस था जिसमें पहली बार जो जुडिशियल रिव्यू का प्रिंसिपल है वो एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी में आया है, तो इवन एसएससी सीजीएल में भी पूछा जा सकता है। तो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, मैरबरी वर्सेस मेडिसन केस था 1803 में। इसमें क्या हुआ था, एस्टेब्लिश्ड द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द यूएसए गिविंग द सुप्रीम कोर्ट द पावर्स टू डिक्लेयर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और मैकलॉक वर्सेस मैरीलैंड ये 1819 में हुआ था, रिलेटेड टू फेडरल सुपरमेसी एंड इम्प्लाइड पावर ऑफ कांग्रेस। केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइंस दिया गया था। मिनरवा मिल्स केस जो हुआ था 1980 में हुआ था, रीअफर्म द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइंस एंड रिस्ट्रक्चर्ड जो है रेस्ट्रिक्टेड पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर्स। तो आपको डेट याद रखनी है, एक तो केशवानंद भारती केस की कि कब हुआ था, तो ईयर जरूर याद रखना है, और मिनरवा मिल्स केस कब हुआ था। ठीक है, और किससे रिलेटेड था, तो ये केशवानंद भारती केस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही है हर बार, और हर एक एग्जाम में पूछता ही है भाई पॉलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो द डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड वॉज एस्टेब्लिश्ड एज आ स्पेशल पर्पज व्हीकल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो डेडिकेटेड जो फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड है वो एज ए स्पेशल पर्पज व्हीकल को किस एक्ट के अंडर जो है एस्टेब्लिश किया गया था, ये आपको बताना है। हिंदी में सारा कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं दोनों लैंग्वेजेस में बोल रहा हूँ भाई, बाइलिंगुअल है ये। ठीक है, तो ये किया गया था कंपनीज एक्ट जो है 1995 में। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो ये जो है जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये 2006 में एस्टेब्लिश हुआ था कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर एज ए स्पेशल पर्पज व्हीकल। पीएसयू है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाई कैपेसिटी फ्राइट कॉरिडोर। कंपनीज एक्ट 2013 मॉडर्न एक्ट रिप्लेसिंग जो है 1956 का जो एक्ट था कंपनीज एक्ट, उसको रिप्लेस करके ये 2013 में नया एक्ट आया था कंपनीज एक्ट। इंडियन रेलवे एक्ट 1889 1989 गवर्न्स रेलवे ट्रांसपोर्ट नॉट रिलेटेड टू DFCCIL क्रिएशन। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नहीं पता वो आप नोट कर सकते हैं। बाकी आपको एक क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन जो भी उसके ऑप्शंस में होंगे या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं उसके साथ करा दूंगा भाई। ठीक है, तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इवन कोई आप दूसरा एग्जाम देंगे तब भी ये इन्फॉर्मेशन काम की है, पॉलिटी चेंज नहीं होती है, क्वेश्चंस का लेवल चेंज कर देता है एग्जामिनर। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हाउ मैनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नोटिफाइड अंडर आर्टिकल 342 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ऑफ दिसंबर 2022। तो ये आपको बताना है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2022 तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत कितनी अनुसूचित जनजातियां अनुसूचित की गई हैं। तो ये की गई हैं भाई 530,
ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो एज ऑफ दिसंबर 2022 देयर आर ओवर 530 शेड्यूल ट्राइब्स नोटिफाइड अंडर आर्टिकल 342 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 342 क्या करता है? एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई शेड्यूल ट्राइब्स आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट। द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इज इन मध्य प्रदेश, अबाउट 21% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन। जैसे कि कुछ ट्राइब्स के नाम दे रखे हैं, गोंड, भील, संथाल, मुंडा या ओराउन। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं भाई ऐसे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिटिसिज्म जो है हाईलाइट्स द पार्लियामेंट्री सिस्टम्स डिपार्चर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो ये आपको बताना है कौन सी आलोचना संसदीय प्रणाली के शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से विचलन को उजागर करती है। तो इसका जो आंसर है वो है सी, द कैबिनेट साइमल्टेनियसली लीड्स द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर क्रिएटिंग फ्यूजन ऑफ पावर्स। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव इज ड्रान फ्रॉम द लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो लेजिस्लेचर से ड्रान होते हैं, लेजिस्लेचर से मिलकर ही बनते हैं जो है एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, उन्हीं के बीच में से। विच क्रिएट्स अ फ्यूजन ऑफ पावर्स अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन सीन इन यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर्स होते हैं। यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें जो लेजिस्लेचर्स होते हैं उन्हीं में से एग्जीक्यूटिव्स बनते हैं। दिस इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड एज वीकनिंग द डॉक्ट्रिन्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। मिनिस्टर्स इन इंडिया आर मोस्टली अपॉइंटेड फ्रॉम पॉलिटिकल एफिलिएशन, नॉट ओनली एक्सपर्टाइज। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। और बी क्या कहता है? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए तो ये कहता है। ऑप्शन बी क्या है? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर नॉट इंडिपेंडेंट इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। ऑप्शन डी क्या है? द प्रेसिडेंट is only a nominal head. The real power rests with the council of ministers headed by prime minister. तो ये आपको पता होना चाहिए। क्रिटिसिज्म हाईलाइट्स द पार्लियामेंट्री सिस्टम डिपार्चर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो कैबिनेट साइमल्टेनियसली लीड द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर क्रिएटिंग फ्यूजन ऑफ पावर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है भाई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम वॉज एबोलिस्ड बाय द 19th अमेंडमेंट एक्ट 1966। तो ये आपको बताना है भाई। तो निम्नलिखित में से किस प्रणाली को 19वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, और आप मेरे साथ क्वेश्चंस को लगाने का ट्राई करिए, और जितने भी क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, उसके बाद आप बताइए आपका जो स्कोर है कितना बना। तो इसका जो आंसर है वो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो 19वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1966 अबॉलिस्ड इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, ट्रांसफर दियर फंक्शंस टू दी हाई कोर्ट्स। तो इसके जो फंक्शंस थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के, वो हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एट द विलेज लेवल। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में ग्राम स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का हिस्सा नहीं है? तो आपको बताना है। तो इसमें जो है पंचायत समिति नहीं है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एट विलेज लेवल। तो ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, न्याय पंचायत है। तो पंचायत समिति ग्राम लेवल पे नहीं है, ये ब्लॉक लेवल पे होती है भाई पंचायत समिति। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो विलेज लेवल पे होती है ग्राम सभा या ग्राम पंचायत होती है, और पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है जिला परिषद। ठीक है, थ्री टायर सिस्टम है ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का। पंचायती राज समिति इज नॉट एट द विलेज लेवल बट एट द ब्लॉक एंड इंटरमीडिएट लेवल। न्याय पंचायत एग्जिस्ट इन सम स्टेट्स फॉर सेटलमेंट ऑफ पैटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द केस ऑफ अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नवंबर 2024 द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड अ प्ली रिलेटेड टू। तो अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत नवंबर 2024 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस विषय से संबंधित याचिका को खारिज कर दिया था? बताइए भाई, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी है और पॉलिटी का भी है ये, उसके साथ साथ
तो ये क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एडिंग सोशल लिस्ट एंड सेक्युलर टू द प्रियम्बल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एडिंग सोशलिस्ट एंड सेक्युलर टू द प्रियम्बल, इसको जो है खारिज कर दिया था इस प्ली को। द केस चैलेंज्ड द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 विच एडेड द वर्ड socialist and secular to the preamble. The Supreme Court dismissed the plea, holding that these insertions are valid and consistent with the constitutional philosophy। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट डेवलपमेंट्स ऑन बेल अंडर द PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इन 2024-25। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2024-25 में PMLA धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत जमानत पर हालिया सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के संबंध में सही है? तो ये आपको बताना है। ये 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, तो तीनों में से कौन कौन सी सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है, नेक्स्ट पिछले वाला क्वेश्चन कहाँ है, हाँ, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। कैसे? द सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्लैरिफाइड दैट प्रोलॉन्ग्ड incarceration without trial can be valid ground for granting bail under PMLA 2002 despite the twin conditions under the section 43। नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है वो है, अरविंद केजरीवाल केस द कोर्ट रूल्ड दैट द लीगलिटी ऑफ द अरेस्ट मस्ट बी कंसीडर्ड द नीड एंड नेसेसिटी ऑफ द अरेस्ट इन एडिशन टू द स्टैंडर्ड रीजन्स टू बिलीव क्लॉज। थर्ड स्टेटमेंट है, द कोर्ट has held that bail is the exception, jail the rule, which remains applicable in the money laundering cases। तो स्टेटमेंट सही पूछ रहा है, इसमें से कौन सी सही है करेक्ट? तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट थर्ड इज रॉन्ग। द कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट बेल इज एक्सेप्शन, जेल द रूल विच रिमेन्स एप्लीकेबल इन द मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। तो नहीं है भाई, पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी सही है। ठीक है, RRB NTPC का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, आफ्टर द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर हाउ लॉन्ग कैन अ स्टेट कोऑपरेटिव लॉ दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द अमेंडमेंट रिमेन इन फोर्स। तो जो है 97वें संविधान संशोधन के बाद कोई राज्य सहकारी कानून जो संशोधन के विपरीत है कितने समय तक लागू रह सकता है? तो ये 1 साल तक लागू रह सकता है भाई। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में हुआ था, गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो है पार्ट 9B को ऐड किया गया था, जिसमें आर्टिकल 243 ZH से लेके और 243 ZT तक था। Any consistent state law continues for 1 year, after which it must be aligned with the constitutional provisions. The amendment also inserted Article 43B in DPSP, Directive Principles of State Policy to promote cooperative societies। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें भाई। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2011 में हुआ था किससे रिलेटेड है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, किस पार्ट में? जो है पार्ट 9 ऐड किया गया था और आर्टिकल्स ऐड किए गए थे, बाकी ये आर्टिकल भी ऐड किया गया था 43B। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड अंडर CAA 2019 टू अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप। तो कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है? तो आधार कार्ड रिक्वायर्ड नहीं है भाई। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 अप्लाइज द हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन migrant from Afghanistan, Pakistan and Bangladesh। The required document included proof of nationality like passport, visa, proof of religion and residence। Aadhaar is not mandatory document for citizenship application। The act reduced naturalization period for these groups from 11 साल से 5 साल कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 जो है, इन अक्टूबर 2024 द इंडियन गवर्नमेंट नोटिफाइड रूल्स अंडर द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस एक्ट 2023
व्हाट वाज अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेजिस्लेशन। तो अक्टूबर 2024 में भारतीय सरकार ने जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन अधिनियम 2023 के अंतर्गत नियम अधिसूचित किए। इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको बताना है ये जो कानून आया था इसका जो है की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, टू कन्वर्ट जो है माइनर ऑफेंसेस अंडर वेरियस लॉ फ्रॉम क्रिमिनल टू सिविल पेनल्टीज। ठीक है भाई। जन विश्वास अमेंडमेंट टू प्रोविजन एक्ट 2023 एम्स टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इट अमेंड्स 42 जो है सेंट्रल लेजिस्लेशंस में माइनर ऑफेंस वर डिक्रिमिनलाइज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू सिविल पेनल्टीज। एग्जाम्पल जैसे पेनल्टीज ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ईटीसी, कन्वर्टेड फ्रॉम क्रिमिनल टू सिविल नेचर्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर नोट करते रहें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच प्रिंसिपल ऑफ सिटीजनशिप डिड इंडिया स्टार्ट फॉलोइंग मोर स्ट्रिक्टली आफ्टर दी 2003 अमेंडमेंट। तो 2003 संशोधन के बाद भारत ने नागरिकता के किस सिद्धांत का पालन और अधिक कठोरता से करना जो है शुरू किया? तो ये है भाई सॉस सैंग्विनिस। ठीक है भाई, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, बाय ब्लड, इसका मतलब है बाय ब्लड। तो सैंग्विनिस। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 टाइटन्ड रूल्स फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप बाय बर्थ। A person born in India after 3rd December 2004 is an Indian citizen only if at least one parent is an Indian citizen and the other is not an illegal migrant. Thus, Indians shifted more towards just sanguineous citizenship by blood than just soil citizenship by birth. This amendment also introduced the concept of overseas citizens of India. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन इन इंडिया। तो जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राजभाषा आयोग के बारे में बताता है? तो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 344 है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के बारे में बताता है। ऑप्शन ही इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 344 प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कमीशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज बाय प्रेसिडेंट आफ्टर 5 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर आफ्टर every 10 years. Thereafter, after every 10 years, the Commission makes a recommendation regarding the progressive use of Hindi and restrictions on English. The article जो है 343 declares Hindi in Devanagari script as the official language of India, और 341 और 342 articles deals with scheduled caste and scheduled tribes. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन दी 2024 सुप्रीम कोर्ट केस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्सेस नरेश अग्रवाल नवंबर 2024, व्हाट डिड द मेजॉरिटी ऑफ द कोर्ट होल्ड रिगार्डिंग द माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो आपको बताना है इसके बारे में। तो इसका जो आंसर है वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टैट्यूट कैन नॉट बी considered minority institutions under Article 30 subclause 1। ठीक है भाई, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द कोर्ट रिलाइड ऑन द precedent of Aziz Bhasa and versus Union of India 1963. It held the Aligarh Muslim University, being a statutory body created by an act of parliament, can not claim minority institutions status under Article 30 subclause 1। आर्टिकल 30 सबक्लॉज 1 क्या कहता है? गिव्स माइनॉरिटीज द राइट टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अक्टूबर 2024 द मीडिएशन एक्ट 2023 केम इनटू फोर्स। व्हाट इज की फीचर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस लेजिस्लेशन। तो की फीचर्स क्या हैं इसके? तो ये है भाई, it makes mediation compulsory for all civil and commercial disputes before court proceedings. Option D is the right answer. Mediation Act 2023 came into effect अक्टूबर 2024 में. It aims to promote institutional mediation as a preferred mechanism for dispute resolution.
It makes pre-litigation mediation mandatory for civil and commercial cases. The act also provided for the establishment of Mediation Council of India. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो लाभ का पद शब्द भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है किस आर्टिकल में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये है आर्टिकल 102 एंड 191। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 102 डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट includes office of profit under the government of India or the government of any state. Article 191 disqualifications for membership of state legislature similar to Article 102. Article 105 and Article 194 related to the parliamentary privileges. Article 243 and 243A related to Panchayati Raj system, और Article 300 and 311 related to legal proceedings and service protection. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो भारतीय संविधान में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो ये है आर्टिकल 21 में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चंस को देख रहे होंगे किस लेवल के क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हमें उस लेवल की ही प्रिपरेशन करनी है। मैं 100 टन नोट्स भी लेके आ रहा हूँ भैया आपके लिए, वो प्रिपेयर हो रहे हैं हर सब्जेक्ट की, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर हरियाणा की प्रिपरेशन भी कर रहा है तो उनके लिए मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है। हरियाणा जीके के भी मैं नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, और इसके अलावा जो है आपके नेशनल जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर सब्जेक्ट के, वो नोट्स तैयार हो रहे हैं भाई, उन्हें भी मैं पढ़ा दूंगा आपको बनाने के बाद, ठीक है। तो जो हमारा आंसर है वो है आर्टिकल 21। Article 21, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. Expanded interpretation through judicial decisions, and especially Manka Gandhi versus Union of India 1978 introduced the concept due process of law. ठीक है, तो यहाँ पे जो मेनका गांधी केस हुआ था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दिया था। द राइट टू प्राइवेसी, क्लीन एनवायरनमेंट, शेल्टर, स्पीडी ट्रायल आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 के पार्ट हैं। आर्टिकल जो है 19 क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम, स्पीच, मूवमेंट, ठीक है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ जो है ऑफेंस, और आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन इन प्रिवेंटिव डिटेंशंस। तो पर्सन के जो राइट हैं प्रिवेंटिव डिटेंशंस में उसकी बात करता है, और कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस की बात करता है आर्टिकल 20, राइट टू फ्रीडम की बात करता है आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है भाई उससे। तो इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 17। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 17 abolishes the untouchability and forbids its practice in any form. Any disabilities arising out of untouchability shall be an offence punishable by law. Protection of Civil Rights Act 1955 was enacted to give effect to this article. Article 15 क्या कहता है, prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth. आर्टिकल 18 है abolition of titles, और आर्टिकल 19 है freedom of speech, expression, assembly, movement. तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको फंडामेंटल राइट्स याद होने चाहिए। तो आर्टिकल 12 से और 35 आपको पता होने चाहिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा जो है फंडामेंटल राइट है जिसको भीमराव अंबेडकर ने डिस्क्राइब किया है एज ए हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बोला था जो है भीमराव अंबेडकर जी ने। तो ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो आर्टिकल 32 गारंटीज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो जाते हैं तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। रेमेडीज इंक्लूडेड रिट्स लाइक हिबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो एंड सर्ट्योररी। ये रिट्स इशू करता है सुप्रीम कोर्ट। कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय भीमराव अंबेडकर। तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके और 18 तक एंश्योर्स इक्वल ट्रीटमेंट। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेके 22 प्रोवाइड बेसिक फ्रीडम।
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और 24 जो है प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर एंड चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लोअर्ड द वोटिंग एज इन इंडिया फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसमें वोटिंग एज को घटाकर जो है 21 से 18 कर दिया गया था? तो ये था 61st जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, जो है 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में। 61वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1988 में, रिड्यूस द मिनिमम वोटिंग एज 21 से जो है 18 कर दी गई थी, वोटिंग एज थी। अप्लाइड टू बोथ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के लिए, केम इन टू इफेक्ट। तो कब आया भाई ये? 28 मार्च 1989 को। 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 रिस्टोर्ड सर्टेन राइट्स कर्टेल्ड बाय 42nd अमेंडमेंट। 52वां जो अमेंडमेंट हुआ था 1985 में, इंट्रोड्यूस्ड एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल को जो है ऐड किया गया था। ठीक है, 52वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1985 में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द मनी बिल। तो कौन सा आर्टिकल है जो मनी बिल से डील करता है? तो ये है आर्टिकल 110। तो आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 डिफाइंस व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मनी बिल। मनी बिल इंक्लूड्स प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्सेशन, बोरोइंग ऑफ मनी, कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। Money bill can only be introduced in Lok Sabha and need two presidents' prior recommendation. Rajya Sabha can only make recommendations. Lok Sabha may accept or reject them. Article 109 deals with the procedure for money bill, और Article 111 तो Article 111 President assents to the bill. Article 112 जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, जो यूनियन बजट होता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है जो कि आर्टिकल 51A के अंडर आती है? तो ये है टू पे टैक्स ऑनेस्टली। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, बाकी ये ऑप्शन A C D तीनों फंडामेंटल ड्यूटी हैं। ठीक है, आर्टिकल 51A जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं इसमें। ड्यूटीज इंक्लूडेड विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, नेशनल फ्लैग, एंथम, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन सोवर्निटी, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट, इससे रिलेटेड है। और 11 हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स इज़ नॉट इंक्लूडेड, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है पेमेंट ऑफ टैक्स। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब ऐड करी गई थी? तो ये 42वां जो CA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, तब ऐड करी गई थी। 11th वाली कब ऐड की गई थी? तो ये 86th अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, तो उसमें जो है 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी, प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ टू द चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसे जो है मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, किस अमेंडमेंट को? तो ये इजी क्वेश्चन है। तो ये 42वां अमेंडमेंट हुआ था भाई। ठीक है, 1976 में। ठीक है, और प्रेम्बल में कुछ वर्ड भी ऐड किए गए थे इसी अमेंडमेंट में, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड करी गई थी, पार्ट 4A, और जो आर्टिकल 51A ऐड किया गया था, जिसके अंदर 51 जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटी थी। ठीक है डियर लर्नर्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। तो विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेजेस। तो भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जो है 22 भाषाओं में 22 भाषाओं की सूची प्रदान करती है? तो बताइए आप कौन सा शेड्यूल है जिसमें जो है लैंग्वेजेस दे रखी हैं? तो वो है शेड्यूल 8। ठीक है, टोटल 22 भाषाएं दे रखी हैं 8वें शेड्यूल में, और इसमें ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी, बट 8 जो है ऐड करी गई थी बाद में। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये जो है आपका 92वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, उसमें ऐड की गई थी। ठीक है भाई, 6th जो कॉन्स्टिट्यूशन जो शेड्यूल है उसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम का। 7वां जो है डिवीजन ऑफ पावर्स है, यूनियन, स्टेट एंड जो है कंकरेंट लिस्ट, सब्जेक्ट दे रखे हैं इसमें। 9th जो
शेड्यूल है उसमें एडेड फर्स्ट कब ऐड किया गया था, तो जो पहला अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, तब ऐड किया गया था ये। उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म्स फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, इसके अंदर जो भी जो है लॉ होंगे वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है कह दिया था कि इस केशवानंद भारती केस के बाद 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी इसके अंडर ऐड किए गए हैं वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो कौन सा आर्टिकल है जो फाइनेंस कमीशन से डील करता है, तो ये है आर्टिकल 280, आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 प्रोवाइड फॉर द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर बाय द प्रेसिडेंट। मेन फंक्शन क्या है, रिकमेंडेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। 15वां जो फाइनेंस कमीशन था 2019 से 2025 तक, और इसके चेयरमैन रहे थे NK सिंह। अब 16वां जो फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। आर्टिकल 275 ग्रांट फ्रॉम यूनियन टू स्टेट्स। आर्टिकल 281 रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। आर्टिकल 282 एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक पर्पस इवन इफ नॉट अ यूनियन और स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू दी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 विच बॉडी फंक्शन एज द फंक्शन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम एंश्योरिंग ब्रॉड जो है बेस्ड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार कौन सा निकाय पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में कार्य करता है जो व्यापक स्तर पर जन भागीदारी सुनिश्चित करता है। तो ये है ग्राम सभा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ग्राम सभा कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम एज पर आर्टिकल जो है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73rd। इट इज़ द बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स इन अ विलेज, प्रोवाइड्स फॉर डायरेक्ट डेमोक्रेसी एट विलेज लेवल। जिला परिषद वर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। न्याय पंचायत डील्स विद द माइनर जुडिशियल मैटर्स। ग्राम पंचायत जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी है एट द विलेज लेवल, बट ग्राम सभा इज़ द बेस। ये ज़रूर पता होना चाहिए भाई, ग्राम पंचायत जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी है और ग्राम सभा जो है ये एक बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ लोक अदालत। तो इनमें से जो है लोक अदालत के बारे में कौन सा कथन सही सही नहीं है, तो ये है आपका राइट टू अपील। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अवार्ड्स ऑफ लोकसभा आर बाइंडिंग एंड फाइनल। जो फैसला सुना देगा लोक अदालत में जो फैसला होगा वो बाइंडिंग और फाइनल होगा। नो अपील अलाउड। देयर आर नोन फॉर स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। देयर इज़ नो कोर्ट फी इन लोक अदालत एंड लोक अदालत ड्राइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो आया था 1987 के द्वारा ये जो लोक अदालत हैं ये अपनी पावर्स ड्राइव करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग इन समतोला देवी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन 27 मार्च 2025 रिगार्डिंग द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है इनकरेक्ट है। तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो है एविक्शन ऑफ चाइल्ड और रिलेटिव्स इन मैंडेटरी इन एवरी केस ऑफ नेग्लेक्ट अंडर द एक्ट। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द एक्ट अलाउज मेंटेनेंस क्लेम्स बाय सीनियर सिटीजन्स इवन आफ्टर ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी। एविक्शन इज नॉट मैंडेटरी इन every case only when necessary for protection. Tribunals under the act can order eviction if required. This case clarified scope of eviction under section 23 of the act. Next question है हमारा, which article of the Constitution of India states about our directives to states for the settlement of international dispute by arbitration। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों से निपटने हेतु आर्बिट्रेशन से जो है संबंधित निर्देश देता है। ये है आर्टिकल 51C। ऑप्शन जो है ए इज़ द राइट आंसर।
आर्टिकल 51 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रमोट्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। क्लॉज सी डायरेक्ट्स स्टेट टू एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। Other clauses of Article 21 deals with the maintaining peace, respecting international law. It reflects India's commitment to peaceful resolution of conflict. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 विच प्रोविजन मेड रिगार्डिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी। जो आपका 44th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 में, इसमें जो कौन सा प्रोविज़न था रिगार्डिंग ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी। तो ये था एमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली विद द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। The 44th Amendment 1978 was enacted to prevent misuse of emergency powers. It made it mandatory for the President to act only on written recommendations of the Cabinet in proclaiming emergency. Earlier, during the emergency of 1975, Indira Gandhi's rule, this safeguarded the absent, leading to misuse. The 44th Amendment also restricted ground for declaring emergency to armed rebellion instead of internal disturbance। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस बात का ध्यान रखें भाई। इतनी बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में और यहाँ से आपको आगे भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर नेशनल एमरजेंसी। तो कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट को एम्पावर करते हैं जो है नेशनल एमरजेंसी लगाने के लिए। तो वो है आर्टिकल 352 352। आर्टिकल 352 अलाउज द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर नेशनल एमरजेंसी इन केस ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ड्यूरिंग सच एमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड। नेशनल एमरजेंसी के टाइम सस्पेंड होंगे ये, स्टेट एमरजेंसी के टाइम सस्पेंड नहीं होंगे प्रेसिडेंट रूल के टाइम। द फर्स्ट जो है नेशनल एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इन 1962 चाइना वॉर के टाइम पे। अदर एमरजेंसीज 1971 में जो है पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था। 1975-77 इंटरनल एमरजेंसी बाय इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किससे रिलेटेड है ये। तो ये रिलेटेड है एंटी डिफेक्शन लॉ से। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 52वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1985 में, एडिट 10th स्केड्यूल को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, इंट्रोड्यूसिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। डिस्क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफाइज द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इफ दे डिफेक्ट फ्रॉम देयर पार्टी। एक्सेप्शन स्प्लिट मर्जर प्रोविजंस लेटर मॉडिफाइड बाय 91वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, उसमें मॉडिफाई किया गया था स्प्लिट और मर्जर को। पर्पज टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट एंड प्रिवेंट पॉलिटिकल करप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन फेडरल डिस्प्यूट्स वर्सेस इट्स रिट जुरिस्डिक्शन। तो डिफरेंस पूछ लिया है सुप्रीम कोर्ट्स के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का इन फेडरल डिस्प्यूट्स वर्सेस इट्स रिट्स जुरिस्डिक्शन। तो इसका जो आंसर है वो है फेडरल डिस्प्यूट्स जुरिस्डिक्शन इज एक्सक्लूसिव टू सुप्रीम कोर्ट वाइल रिट जुरिस्डिक्शन इज कंसर्न्ड विद द हाई कोर्ट। ठीक है भाई। आर्टिकल 131 गिव्स सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। सच जुरिस्डिक्शन इज एक्सक्लूसिव टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कैन नॉट एक्सरसाइज। रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का जो है रिट जुरिस्डिक्शन है किस आर्टिकल में है। तो 32 में। हाई कोर्ट जो है रिट जुरिस्डिक्शन है 226 में। हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स इवन बियॉन्ड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द रिकॉर्ड्स ऑफ कोर्ट वॉज लेटर रिप्लेस्ड बाय दी। तो रिकॉर्ड्स की अदालत को बाद में डैश द्वारा प्रस्थापित किया गया। तो ये हाई कोर्ट्स द्वारा किया गया भाई। ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द रिकॉर्ड्स कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मद्रास 1801 एंड बॉम्बे 1798। इट वॉज लेटर रिप्लेस्ड बाय हाई कोर्ट अंडर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। द फर्स्ट हाई कोर्ट वर एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास 1862 में। पहला जो है हाई कोर्ट्स ओपन हुए थे। द हाई कोर्ट्स बिकम द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ प्रोविंस बिफोर द इंडिपेंडेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी मैनेजेस स्मॉल टाउन्स विथ लिमिटेड म्यूनसिपल फाउंडेशन लाइक स्ट्रीट लाइट्स एंड ड्रेनेज। तो कौन सा सी शहरी स्थानीय स्वशासन संस्था छोटे कस्बों का प्रबंधन करती है जिनके पास समिति नगरपालिका कार्य जैसे सड़क प्रकाश और जल निकासी होते हैं। तो ये करती है टाउन एरिया कमेटी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो टाउन एरिया कमेटी फंक्शंस इन स्मॉल towns. It manages limited civic functions like street lighting, drainage, and sanitation. Members may be elected or nominated by the state government. It is different from municipalities, which have broader powers. Next question है, what is the maximum imprisonment term that a chief judicial magistrate can award? तो कितने साल की जो है imprisonment दे सकता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट? तो ये 7 years की। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years. द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कैन अवॉर्ड पनिशमेंट अप टू 3 years. द only a senior court can award life imprisonment or that death penalty. These provisions are given under Criminal Procedure Code 1973. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडुज ऑन 8 अप्रैल 2025। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोच्च न्यायालय के 8 अप्रैल 2025 के निर्णय तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल के संदर्भ में सही है? तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है? 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं। तो इसका जो आंसर है वो है स्टेटमेंट 1 and 2 सही है भाई। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द गवर्नर कैन नॉट विद होल्ड असेंट आफ्टर अ बिल इज रीपास्ड बाय द लेजिस्लेचर। द कोर्ट यूज्ड इट्स पावर्स अंडर आर्टिकल 142 टू डीम 10 पेंडिंग बिल्स हैविंग रिसीव्ड असेंट। तो ऑप्शन, तो स्टेटमेंट 1 और 2 सही है भाई, और इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्या है भाई। ऑप्शन जो है क्वेश्चन 38 है, अंडर विच प्रोविजंस कैन द गवर्नर एक्सटेंड जुडिशियल सर्विस रूल्स टू सर्टेन मजिस्ट्रेट्स। तो राज्यपाल किस प्रावधान के तहत कुछ मजिस्ट्रेटों पर न्यायिक सेवा नियम जो है लागू कर सकता है? तो किस आर्टिकल के अंडर? तो वो है 237 आर्टिकल के अंडर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 237 एम्पावर्स द गवर्नर टू अप्लाई प्रोविजंस ऑफ जुडिशियल सर्विस टू मजिस्ट्रेट्स. It allows separation of executives from judiciary at lower levels, ensures independence of judiciary in subordinate courts. Related to directive principles, Article 50, separation of judiciary from executive. Next question है हमारा, which of the following authorities was strengthened in 2024 to enforce penalties and green जो है clearance under India's environment regulations. तो ये आपको बताना है। इसका जो आंसर है वो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सोल्यूशन जो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गिवन मोर पावर्स इन 2024 टू एनफोर्स पेनल्टीज। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड also oversee implementation of environmental standards and green clearance. Established in 1974 under the Water Prevention and Control of Pollution Act, works under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर डिड द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल रिकमेंडेड अ नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स। तो राष्ट्रीय परिषद विकास परिषद एनडीसी ने किस वर्ष सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की थी? तो ये कब करी थी? तो 1958 में करी थी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। National Development Council recommended a national cooperative policy in 1958. Objective was to strengthen cooperative movement in agriculture and rural economy. बाद में क्या हुआ? 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 2011 में, गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, और जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वो कब एस्टेब्लिश हुई थी? तो 1952 में। ठीक है, और इसे ख़त्म कर दिया गया था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ जुडिशियल रिव्यू एज क्लासिफाइड बाय
जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी। तो न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादरी द्वारा वर्गीकृत न्यायिक पुनरावलोकन की इनमें से कौन सी श्रेणी नहीं है, ये आपको बताना है। तो जुडिशियल रिव्यू ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद Qadri classified three categories of judicial review of legislations, judicial review of constitutional amendments, judicial review of administrative जो है actions. Judicial appointment are not part of this classification. Judicial review ensures supremacy of the constitution and prevents misuse of powers. Next question है हमारा, how many national waterways have been declared for development under the National Waterways Act 2016? तो इसका जो आंसर है वो है 111। नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 डिक्लेयर्ड 111 नेशनल वाटरवेज फॉर डेवलपमेंट। 2016 से पहले ओनली 5 वाटरवेज हैड बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज। डेवलपमेंट इज कैरिड आउट बाय द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वाटरवेज आर कंसिडर्ड एज अ फ्यूल एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द ड्यूटी ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन टू प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट्स एनुअली टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो किस आर्टिकल के अंडर है भाई? तो ये है आर्टिकल 323 के अंडर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आर्टिकल 323 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट यूपीएससी मस्ट present its annual report to the president. President places this report before Parliament with a memorandum explaining cases of non-acceptance. UPSC established under Article 315 of the Constitution. Functions include recruitment, exams, and advising government on service matters. Next question है हमारा, who among the following is the political head of the municipalities in India? Municipality in India, तो भारत में नगर पालिका का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है मेयर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इम्पोर्टेंट है। इन इंडिया द मेयर इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनसिपैलिटी। द म्यूनसिपल कमिश्नर अपॉइंटेड ऑफिशियल इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड। म्यूनसिपैलिटीज़ आर पार्ट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ गवर्नड अंडर 74th Constitutional Amendment Act 1992. Mayor is usually elected by direct or indirect elections. Next question है, which article of the Constitution of India deals with the application of the directive principles of state policy? Which of the following article of the Constitution of India deals with the application of the directive principles of state policy? तो कौन सा अनुच्छेद जो है कौन सा आर्टिकल डील करता है भाई? तो यह है आर्टिकल 37। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 37 क्या कहता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल, नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट. DPSP are fundamental in governance and impose duty on a state to apply them in making laws. DPSP are borrowed from Irish Constitution 1973. The aim to establish social and economic democracy in India. Next question है, which of the following statements about small causes courts is correct? तो कौन सा इनमें से सही है भाई स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स के रिगार्डिंग? तो ये है, देयर डिसीजंस आर फाइनल बट सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट्स रिवीजन. Small cases court deals with the civil cases of minor nature and such as property, rent, and contracts disputes. Their decision are final, but the High Court has the power to revision. Governed by the Provincial Small Causes Courts Act 1887, these courts exist mainly in big cities, not present in every state. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द टोटल फुल टाइम स्ट्रेंथ ऑफ पर्सोनल इन द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन इंडिया? तो भारत के जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्वकालिक सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें है भाई एक चेयरपर्सन है एंड 4 अदर मेंबर्स हैं. तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में. कंपोजिशन में एक चेयरमैन होते हैं, फॉर्मर CJI और सुप्रीम कोर्ट जज, और 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं. मेंबर्स इंक्लूड 1 सर्विंग रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, 1 सर्विंग रिटायर्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, and 2 with knowledge of human rights. NHRC also has
ex officio members like chairperson, NCW, NCM, NCSC और NCST. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चेंज ऑफ न्यू इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ड्यूरिंग फरवरी 2025. तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रावधान फरवरी 2025 में संसद में प्रयुक्त नए आयकर विधेयक का हिस्सा नहीं है? तो ये है डिलीशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्सेशन प्रिंसिपल्स विदाउट ensuring continuity and usability. The new income tax bill 2025 focuses on simplification, clarity and usability. It removes redundant and repetitive provisions for easier interpretation. The complex legal language has been simplified to improve readability, and the sections are recognized logically for user-friendly reference. However, the basic principles of taxation were not deleted to ensure continuity. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 टू रिव्यू द फाइनेंस ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़. तो शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कौन सी वित्तीय संस्थान स्थापित किया गया? तो ये किया गया था स्टेट जो है फाइनेंस कमीशन. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. 74th Constitution Amendment Act 1992 introduced provision of urban local government. It mandated the establishment of State Finance Commission for every 5 years. State Finance Commission reviews the financial position of municipalities and recommends distribution of taxes between the state and local bodies. Article 243Y provides for State Finance Commission in the Constitution. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मार्च 2025 द इंडियन पार्लियामेंट पास्ड द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज स्पेसिफिकली रिपीटेड बाय दिस लेजिस्लेशन? तो मार्च 2025 में भारतीय संसद में अप्रवासन और विदेशियों विधेयक 2025 पारित किया गया. इस कानून द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त किया गया? रिपील्ड. तो रिपील्ड किसे किया गया था, किस लेजिस्लेशन को? तो इन मार्च 2025 द इंडियन पार्लियामेंट पास द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज स्पेसिफिकली रिपील्ड बाय दिस एक्ट लेजिस्लेशन? तो रिपील किया था फॉरेनर्स एक्ट 1946 को. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 इंट्रोड्यूस्ड टू मॉडर्नाइज इमिग्रेशन लॉज. इट रिपील्ड द फॉरेनर्स एक्ट 1946 which was pre-independence law. The new law provides for strict visa, residency and deportation rules. It aims to regulate foreign nationals in India more effectively. तो डियर लर्नर्स, हमारे यहाँ पे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इसके अलावा जो क्वेश्चंस बच गए हैं वो हमारी आने वाली नेक्स्ट 2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा. आरआरबी एनटीपीसी का, आरआरबी एनटीपीसी 2025 के क्वेश्चंस थे ये सारे. तो आने वाली जो आपकी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए सभी के लिए काम की है क्लास, तो ज़रूर देखें और कंप्लीट देखें क्लासेस को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई आने वाली क्लासेस के लिए. और टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाकी आपके कोई सजेशन है, रिव्यूज़ हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं. ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. गुड बाय, जय हिंद.